हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भारतीय संविधान। आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। क्या था हमारा संविधान, कैसे इसका निर्माण हुआ, किन किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा था। ये संविधान दोस्तों आज यूं ही बन के तैयार नहीं हुआ था। बहुत सारी कांटेदार रास्तों पर चलकर इस संविधान का निर्माण किया गया था। तो आज हम इतिहास पढ़ते हैं, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया और उस शासन के परिणाम स्वरूप हमने किस प्रकार से एक मजबूत नींव रखकर हमारे भारतीय संविधान का एक स्तंभ खड़ा किया और आज हमारा पूरा देश इस भारतीय संविधान के आधार पर ही चलता है। तो आज हम कुछ वर्ष पीछे चलते हैं, जहाँ से अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की थी। तो शुरू में अंग्रेज़ किस हिसाब से आए थे, आज हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे लोग, जो अंग्रेज़ लोग थे, यूनानी, जो बाकी पुर्तगाली थे और हॉलैंड के थे, फ्रांसीसी थे, ये जो लोग थे ये धीरे धीरे आए थे और हमारे देश में व्यापार करते थे। और यहाँ से मसाला है, सूती कपड़े हैं, यहाँ से ले जाकर अपने देशों में बेचते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनमें तो बड़ा मुनाफा है, क्यों न हम यहीं पे फैक्ट्रियाँ डाल दी जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो फैक्ट्रियाँ भी यहीं पे डालने लग गए। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे जो यहाँ की स्थानीय राजा थे, रजवाड़े थे, उन राजाओं के अंदर फूट डलवा दी और उनके ऊपर राज करने लगे। कुछ आर्थिक जो परेशानियाँ थी वो भी उनको सामना करना पड़ रहा था, कुछ राजनीतिक, तो कुछ अंग्रेज़ों के कारण से। इस प्रकार से हमारे देश में स्थितियाँ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और अंग्रेज़ उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे देश को धीरे धीरे शिकंजे में कसते जा रहे थे। उनके हाथों में देश की कमान जा रही थी। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जब अंग्रेज हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार को फैलाया, फिर उसके बाद में इस भारत के ऊपर अंग्रेज़ों के शासन की नींव कब से पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तविक स्थिति में कब से चर्चा हुई थी कि कब से हमारे देश में अंग्रेज़ों की नींव पड़ी। तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास में हम देखते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। स्पष्ट रूप से आपको दिखा रखा है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, एक तो वो, एक 1764 के बक्सर का युद्ध है वो, इन दोनों जो अंग्रेज़ों द्वारा जो लड़ाए गए वो युद्ध, उनमें विजय प्राप्त करने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इन पर हो गया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। अब ये कंपनी है, ये हमारे देश के ऊपर शासन करेगी। तो इस शासन में क्या हुआ कि वो वहाँ से गवर्नर भेजते जो यहाँ पे हमारे ऊपर वो हुकूमत करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी तो ब्रिटिश में है और जो गवर्नर है वो यहाँ पे है। तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ कि जो गवर्नर थे वो यहाँ पे क्या चालबाजी करते थे, चोर चकारी करते थे, लूटपाट करते थे। और इस प्रकार से वो क्या करते थे कि आराम से अच्छा मोटा खासा पैसा बना लेते थे और उसके बाद में अपने देश वापस चले जाते थे। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने देखा, जो व्यक्ति यहाँ से गवर्नर बन के या कुछ बढ़िया सी पोस्ट पे बन के अगर इंडिया में जा रहा है, तो वहाँ से वो अच्छा पैसा खासा, अच्छा पैसे वाला बन के आ रहा है। और धीरे धीरे ये देखने में आया कि जो गवर्नर है और जो स्थानीय जो भारत के लोग थे, उनके बीच में भी बहुत सारे मतभेद स्टार्ट हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत उनके ऊपर अत्याचार करने लगी, क्योंकि अंग्रेज जो आते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मुनाफा भेजते थे और अपना खुद का मुनाफा भी कमाते थे और रजवाड़ों को भी मुनाफा देते थे। तो ये सब
किसानों से ही लिया जाता। तो सब ने क्या किया मिलकर कि सब किसानों को ऊपर ही अत्याचार करते थे, बेचारों को 3-3 4-4 गुना लगान देना पड़ता था और सबको मुनाफा देना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ कि जो दिन ब दिन भारतीयों की स्थिति खराब होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि कंपनी को जब मालूम चला कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं इन्होंने गड़बड़ियाँ चालू कर दी है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया और जांच बैठा दी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इसमें संवैधानिक महत्व क्या रखा उन्होंने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अभी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसके जो कार्य है उसकी हर समय नियमित जांच होने लगी और कंट्रोल्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा होने लगा, क्योंकि जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट कैटेगरी के थे, तो भ्रष्टता करते थे, इसलिए उन पर लगाम लगाई गई इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर उसके बाद में इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य इन दोनों को क्या मिली, मान्यता मिल गई और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ये 3 प्रकार की ये बातें इसमें बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, इसकी क्या क्या विशेषताएं। दोस्तों, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं IAS के, RAS के और भी इसके समकक्ष जो हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें अधिकतर ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं हैं। आपको वहाँ से चुनना पड़ता है कि ऑप्शन में कि ये विशेषताएं थी और ये विशेषताएं नहीं थी, और कौन सी विशेषताएं किस अधिनियम से, किस एक्ट से संबंधित है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम आज पहला बता रहे हैं आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सबसे पहले आपको देखना है कि बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। फिर उसके बाद में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। जो मुंबई और मद्रास थे, बंगाल, मुंबई और मद्रास, तो बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल बना दिया और फिर उसके बाद में जो दूसरे थे उनको क्या कर दिया, इनके मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। अब आप देखते हैं कि इसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब दूसरा है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई गई और इसके गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग को संयुक्त रूप से करते थे। चारों मिलके वो अपना शक्तियों का उपयोग करते थे। तीसरा क्या नियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये भी प्रश्न आता है, भारत में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनी उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एलिजा इम्पे। अब चौथा है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे
वो भ्रष्ट हो चुके थे। तो उनकी भ्रष्टता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने उन पर लगाम लगा दी। तो उनको बोल दिया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हो और भारतीय लोगों से उपहार नहीं लोगे और रिश्वत भी नहीं लोगे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भी राजस्व आता है और नागरिक और सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी आप किसे देंगे, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। क्योंकि रिपोर्ट समय समय पर पहले नहीं पहुंचती थी, तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है, यहाँ पे बहुत व्यवस्थाएं डगमगा गई है, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। फिर हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया था उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट कर दिया गया है 1781 से। फिर हम आगे बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए था। 1784 में हुआ। तो आपको ये पूछ ले प्रश्न, दोहरे प्रशासन की प्रणाली का आरंभ किस एक्ट से हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर हम बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। अर्थात जो कंट्रोल बोर्ड बनेगा उसके सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व में से दिए जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाने का थोड़ा सा आप प्रयास करें और मैं आगे हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।